हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 12 अक्टूबर। तो बने रहिए इस वीडियो में साथ अंत तक। देयर इज लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पेज नंबर पर बात की जा रही है। ये एक न्यूज़ है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या न्यूज़ है। तो यहाँ पे बात है, ये आंध्र प्रदेश की बात है। तो आंध्र प्रदेश के CM है जगन मोहन रेड्डी। तो ये जो पूरी की पूरी न्यूज़ है इनके और इनके बीच में है। तो जगन मोहन रेड्डी CM है आंध्र प्रदेश के। उन्होंने आरोप लगाया है न्यायाधीश NV रमन्ना पर, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वर्तमान में। तो इनके बीच ये पूरी का पूरी चीज़ घटनाक्रम बताया गया है इस न्यूज़ के अंदर। तो हम देख लेते हैं क्या है ये न्यूज़। तो मैं आपको अब देखता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल का नाम क्या है। याद रखिएगा, विश्वभूषण हरिचंदन। और वहाँ के CM हैं YS जगन मोहन रेड्डी। तो अब बात क्या चल रही है कि जगन मोहन रेड्डी साहब ने विश्वभूषण हरिचंदन के खिलाफ आरोप लगाए और CGI को पत्र लिखा है कि ये जो है सॉरी विश्वभूषण पर नहीं, सॉरी मैं गलत बोल गया यहाँ पे। तो जगन मोहन रेड्डी साहब CM जो हैं, उन्होंने जो वहाँ के NV रमन्ना, जो कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, इनके ऊपर आरोप लगाते हुए CGI को पत्र लिखा है कि तेलुगु देशम पार्टी के साथ मिलकर के, जो कि चंद्रबाबू नायडू सरकार थी पहले वहाँ पे आंध्र प्रदेश में, तो उनके साथ मिलकर के NV रमन्ना वहाँ पे सरकार को दबाने का, गिराने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सारा का सारा घटनाक्रम है। तो यहाँ पे ये पूरी की पूरी न्यूज़ कवर की गई है। तो हम कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश के अंदर जो वहाँ की भाषा है वो तेलुगु भाषा है। ये एक अनुसूचित भाषा है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में से शामिल है तेलुगु भाषा। और तेलुगु भाषा एक क्लासिकल लैंग्वेज है। भारत में टोटल 6 क्लासिकल लैंग्वेज है, उनमें से एक तेलुगु भाषा है। आप मेरे को 5 भाषाएं जो और हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कौन सी भाषाएं हैं क्लासिकल लैंग्वेज भारत के अंदर। तेलंगाना के आंध्र प्रदेश के अंदर द्विसदनीय व्यवस्था है, यानी कि बाइकैमरल व्यवस्था है। विधान परिषद और विधानसभा दोनों है वहाँ पे। वहाँ की राजधानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर जान लीजिए। भारत के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना इनको। तो वहाँ पे एक राजधानी है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की। वो क्या है, कार्यकारी राजधानी है, जहाँ पे कि आपके CM और सारे मंत्रीगण बैठते हैं। तो वो है कार्यकारी राजधानी। दूसरी है अमरावती, जहाँ पर की विधायिका है उनकी, यानी कि विधान परिषद और विधानसभा है, वो है अमरावती राजधानी। तीसरी है कुर्नूल। कुर्नूल राजधानी का मतलब है जुडिशरी, जहाँ पे कि हाईकोर्ट जहाँ पे है उनका स्थित, उसको वो राजधानी है कुर्नूल। और 3 राजधानियाँ आंध्र प्रदेश की, विशाखापट्टनम, अमरावती, कुर्नूल। तो आप इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, पूछा सकता है एग्जाम के अंदर। अब ये जो घटनाक्रम है YSR कांग्रेस पार्टी के CM है। ये जो है जगन मोहन रेड्डी साहब YSR कांग्रेस पार्टी के CM है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज NV रमन्ना पर गंभीर उन्होंने आरोप लगाए हैं, क्योंकि NV रमन्ना साहब प्रयास कर रहे हैं सरकार गिर जाए वहाँ की चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर के। तो कुछ इनकी पुरानी जो कंप्लेंट है उनको लेकर के ये न्यूज़ चल रही है। तो इस प्रकार का घटनाक्रम चल रहा है। तो रमन्ना पहले क्या थे, जो NV रमन्ना साहब थे, अभी सुप्रीम कोर्ट में तो वर्तमान में जज हैं ये, लेकिन इससे पहले TDP सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता थे। यानी TDP यानी तेलुगु देशम पार्टी, ये जो है चंद्रबाबू नायडू जी की, तो इनकी सरकार थी पहले आंध्र प्रदेश में। तो वहाँ पे ये अतिरिक्त महाधिवक्ता थे। अब आप मेरे को ये बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर महाधिवक्ता अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अंदर दिया गया है महाधिवक्ता के बारे में? अब अनुच्छेद का नंबर बताइए मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो पहले ये अतिरिक्त महाधिवक्ता थे, उसके बाद ये अब बन गए हैं सुप्रीम कोर्ट के जज। तो सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे बनते हैं? अनुच्छेद 124 के अंतर्गत बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति होती है। तो जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम बैठता है, जिसे ऐड करते हैं भारत के CGI। वो अपनी रिकमेंडेशन देते हैं और प्रेसिडेंट इनकी नियुक्ति करते हैं। फिर जजों की नियुक्ति जो करते हैं वो करते हैं प्रेसिडेंट, यानी भारत के राष्ट्रपति। इसके लिए कॉलेजियम एक सलाह देता है, जो कि अनुच्छेद 124 के तहत जजों की नियुक्ति होती है। ये आपको पता होना चाहिए। जजों की नियुक्ति के लिए योग्यता क्या है? भारत का नागरिक होना जरूरी है, 5 साल तक हाईकोर्ट का जज रहना जरूरी है, या फिर हाईकोर्ट का 10 साल तक वो जज या अधिवक्ता रहा हो, यानी एडवोकेट रहा हो। सॉरी, यहाँ पर जज नहीं, 5 साल तक हाईकोर्ट का जज रहे हो, वो हाईकोर्ट के 10 सालों तक एडवोकेट रहे हो, यानी कि एडवोकेसी का उनको अनुभव होना चाहिए हाईकोर्ट का। तो ये एक योग्यता है जिसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। तो ये सारे के इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है, आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी की सारी टसल चल रही है। अब इस घटनाक्रम में ये बात सामने आ सकती है कि जजों के ऊपर सीधा आरोप लगा देना एक प्रकार से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है, जो कि आप
अभी सुन चुके होंगे प्रशांत भूषण का केस, जहाँ पे उन्होंने भी बोबडे साहब को, सीजीआई है उनके खिलाफ भी कुछ इसी प्रकार का घटनाक्रम किया था। तो हो सकता है कि जगन मोहन रेड्डी साहब के खिलाफ भी कुछ कंटेम्प्ट का एक्शन लिया जाए सुप्रीम कोर्ट की ओर से। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि अवमानना कानून जो है वो 1971 का कानून है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और अवमानना दो प्रकार की होती है, सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना, ये भी आपको पता होना चाहिए। दो प्रकार की अवमाननाएं होती हैं। तो आप इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। अवमानना कानून 1971 से संबंधी है, और ये जितने भी फैक्ट मैंने आपको बताए हैं एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, भावी एग्जाम में, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। तो ये यहाँ पे न्यूज है इससे संबंधित। देखते हैं आगे, पेज नंबर 1 पे एक और न्यूज है, ये कहीं ना कहीं एनवायरमेंट से संबंधित न्यूज है। तो भारत के समुद्रों में 8 जो एरियाज हैं, जो बीच एरियाज हैं, उनको ब्लू फ्लैग का दर्जा दे दिया गया है। तो ब्लू फ्लैग का दर्जा दे दिया गया है। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो किसने दिया है ये? डेनमार्क बेस्ड एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ टाइप है, मतलब ये जैसे कि एनजीओ होती हैं। तो वहाँ पे फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, इसको बोलते हैं फी, शॉर्ट में है FEE फी, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। ये इस प्रकार के टैग देने का काम करती है, इस प्रकार का दर्जा देने का काम करती है। तो एशिया में भारत पहला देश बन गया है जिसे ब्लू फ्लैग का दर्जा मिला है। तो ब्लू फ्लैग का दर्जा मिला है भारत के अंदर 8 तटों को मिला है। ये आपने नाम सुना होगा CRZ जोन। CRZ जोन क्या होते हैं? कोस्टल रेगुलेशन जोन। तो वहाँ पे उनको लेकर के नियम है कुछ भारत के अंदर। भारत के अंदर 9 राज्य हैं जो कि CRZ जोन के तहत आते हैं, यानी कि जिनकी सीमा समुद्र से लगती है। ऐसे 9 राज्य हैं भारत के अंदर। तो वहाँ पे CRZ के रूल्स काम करते हैं। CRZ में कई सारी कैटेगरी हैं, 1 2 3 4 5। तो उसमें उनके अनुसार रूल्स हैं कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, कितनी कठोरता है किस जोन को लेकर के। तो वो सब निर्धारित की है CRZ जोन के तहत। तो 8 तटों को भारत में दर्जा दिया गया है, ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया गया है, राइट। अब वो कौन कौन से हैं आप नोट कर लीजिएगा। तो ये है शिवराजपुर द्वारिका, ये गुजरात के अंदर स्थित है। घोगला दीव के अंदर स्थित है। कासरगोड कर्नाटक के अंदर स्थित है। पाडुबिद्री कर्नाटक के अंदर स्थित है। कप्पड़ केरल के अंदर स्थित है। रूसी कोंडा आंध्र प्रदेश। गोल्डन बीच उड़ीसा के अंदर है। और राधानगर है अंडमान के अंदर। तो ये सारे के सारे आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, प्रश्न पूछा सकता है क्योंकि ब्लू फ्लैग का दर्जा मिला है। एनवायरमेंट संबंधी न्यूज़ है, एग्जाम में डेफिनेटली पूछी जा सकती है। तो ये क्यों दिए गए हैं? क्योंकि ये क्षेत्र जो है इंटरनेशनल मानकों के अनुकूल है। यहाँ पे साफ सफाई पर्यटन सुविधाओं से लैस हैं ये जितने भी एरियाज हैं, इसलिए इनको दिया गया है ब्लू फ्लैग टैग दिया गया है। तो नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ब्लू फ्लैग यानी ब्लू यानी समुद्री कलर आप देखते हैं ब्लू सा दिखता है, तो उसको नाम दिया गया है ब्लू फ्लैग का दर्जा उनको दे दिया गया है। तो ये 8 एरियाज को दिया गया है। पता होना चाहिए आपको CRZ के बारे में, पता होना चाहिए कितने भारत के राज्य हैं जो कि समुद्री एरिया से लगते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखते हैं आगे, पेज नंबर 6 पे बात की जा रही है, एक एडिटोरियल है, राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार। तो स्थापना दिवस है आज 12 अक्टूबर, सूचना का अधिकार का है। तो सूचना का अधिकार एक्ट जो इम्प्लीमेंट हुआ था, लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को हुआ था। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप। तो सूचना के अधिकार से संबंधी एक एक्ट भी है, नमित शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद है 2012 का। ये भी पूछा सकता है एग्जाम के अंदर, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा ये काम क्या करता है कि सरकार को जनता के प्रति जवाबदेही बनाने का काम करता है और पारदर्शिता लाने की बात करता है सूचना का अधिकार। लेकिन यहाँ पर इसकी आलोचना क्या की जा रही है कि इस प्रकार से कुछ देखने को नहीं मिल रहा है कि सूचना मांगी जाती है लेकिन प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे अधिकारी ही मौजूद नहीं है जो कि सूचना दे सकें। PIOs जो होते हैं हर डिपार्टमेंट के अंदर, ऐसे कुछ अधिकारी नहीं है, कर्मचारी नहीं है स्पेशलाइज जो कि इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकें। बहुत कम परसेंटेज है जो कि इसका प्रयोग किया जा रहा है सूचना के अधिकार का, लोग इसका फायदा ही नहीं उठा पा रहे हैं। तो ये इसकी यहाँ पे आलोचना की जा रही है, सरकार के द्वारा नियुक्तियाँ नहीं की गई हैं सूचना के अधिकार कानून के तहत। इसके लिए CIC कमीशनर बना दिया गया है, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि CIC जो भारत के वर्तमान को नाम क्या है और CIC के टोटल कितने सदस्य होते हैं, ये मेरे को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सूचना का अधिकार, ताकि आप अपने राइट को जान सकते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है, सही इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। सूचना का अधिकार एक्ट के तहत आप केवल सरकारी डिपार्टमेंट से ही इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ये प्राइवेट या निजी संस्थाओं पर काम नहीं करता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखते हैं अब आगे कुछ और चीज़ें। पेज नंबर 8 पे बात की जा रही है, ये आर्ट एंड कल्चर संबंधी न्यूज है राजस्थान की। तो यहाँ पे बात की जा रही है मचकुंड, इसे तीर्थराज या तीर्थों का भांजा भी कहा जाता है। ये धौलपुर में स्थित है, राजस्थान के पूर्वी छोर पे है धौलपुर, एक जिला है राजस्थान का
जो कि आगरा और ग्वालियर मुरैना से लगता है। तो ये एक एरिया है राजस्थान का। तो यहाँ पे स्थित है मचकुंड। इसे सभी तीर्थों का भांजा कहा जाता है, इसे तीर्थराज भी कहा जाता है। यानी आप 4 धाम करके आ जाते हैं, लेकिन यदि आपने मचकुंड में नहीं स्नान किए हैं आपके, तो आपका ये सारे के सारे बेकार हैं। जितने भी आपने धाम किए हैं, 4 धाम, वो पूर्ण तभी होंगे जब आप मचकुंड आ जाएंगे, यहाँ पे दर्शन कर लेंगे। यहाँ पे स्नान होता है, यहाँ पे हर वर्ष एक मेला भरता है, तो वहाँ पे आना होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके बारे में। तो यहाँ पर प्रतिवर्ष मेला भरता है। ऋषि पंचमी को ये मेला लगता है, 2 दिन का। ऋषि पंचमी और छठ को मेला लगता है। ये आपको पता होगा। गणेश चतुर्थी जो आती है उसके बाद नेक्स्ट आता है ऋषि पंचमी और फिर छठ। तो 2 दिन मेला लगता है यहाँ पर, ऋषि पंचमी को और छठ को मेला लगता है। मचकुंड मेला तीर्थों का भांजा और तीर्थराज के नाम से जाना जाता है। पूछा सकता है एग्जाम के अंदर, नोट कर लीजिएगा। पेज नंबर 9 पे बात की जा रही है। ये क्या बात है, स्पोर्ट रिलेटेड न्यूज है ये। तो अभी यूएई के अंदर आईपीएल चल रहे हैं वर्तमान में। तो वहां पे अभी वुमेन्स टीम जाएंगी अपनी अपनी कैप्टनशिप के साथ में। 3 टीमें जा रही हैं, वहां पे मैच होंगे। तो हरमनप्रीत, याद रखिएगा, मंधाना और मिताली तो आप जानते हैं, इंडियन क्रिकेट टीम भी इन्होंने कैप्टनसी की है इन्होंने। तो तीनों की तीनों लीड कर रही हैं 3 क्रिकेट टीमों को, वुमेन्स टीम को। हरमनप्रीत, मंधाना और मिताली, नाम याद रखिएगा। तो यहाँ पे 20-20 मैच होंगे यूएई के अंदर, ये बताया जा रहा है इस न्यूज़ के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको तीनों के नाम पता होना चाहिए। एग्जाम पूछे सकते हैं हरमनप्रीत, मंधाना, मिताली का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट से इनका संबंध है। देखते हैं आगे। पेज नंबर 10 पे बात की जा रही है। ये बात की जा रही है आर्य फॉरेस्ट से संबंधित न्यूज है यहाँ पे। तो आर्य फॉरेस्ट महाराष्ट्र के अंदर है, बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहते हैं आर्य के जंगल। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आर्य के जंगल किस राज्य में स्थित है। तो महाराष्ट्र के अंदर स्थित है आर्य के जंगल, इंपॉर्टेंट है आर्य फॉरेस्ट। देखते हैं आगे। पेज नंबर 10 पे बात की जा रही है। ये बात की जा रही है एफएटीएफ का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो उससे संबंधी यहाँ पे कुछ न्यूज ही आई है, तो हम देख लेते हैं इससे संबंधी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो एफएटीएफ का गठन किया गया था 1989 में। इसका उद्देश्य क्या था कि मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग को रोकना है इनको, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग के जो काम होते हैं और आतंकवाद के लिए जो फंडिंग की जाती है उसको रोकने के लिए इस गठन किया था एफएटीएफ का 1989 में। इसके जो संस्थापक सदस्य हैं वो हैं G7 देश, G7 कंट्रीज हैं इसके संस्थापक सदस्य जिन्होंने कि एफएटीएफ को बनाया था। G7 देश में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं ये मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एफएटीएफ का मुख्यालय पेरिस के अंदर है और इसके प्रेसिडेंट का नाम है मार्कस प्लियर, ये भी आपको पता होना चाहिए। एफएटीएफ 2 प्रकार की लिस्ट जारी करता है, ग्रे लिस्ट एवं ब्लैक लिस्ट। तो अभी पाकिस्तान को इसने ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है। विश्व के अंदर 2 देश हैं जिसे कि ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है, एक तो है नॉर्थ कोरिया, दूसरा है ईरान। तो बहुत ही ज़्यादा सैंक्शन लग जाते हैं, आपको फाइनेंशियल मदद नहीं मिल पाती है दूसरे देशों से यदि आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। तो नॉर्थ कोरिया और ईरान को ब्लैक लिस्ट के अंदर डाला गया है, ये आपको पता होना चाहिए। और पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में है, लेकिन ये ब्लैक लिस्ट में जाने की कगार पर जिस प्रकार की इसकी हरकतें चल रही हैं। देखते हैं आगे। पेज नंबर 10 पे बात की जा रही है। ये बात की जा रही है जलवायु परिवर्तन से संबंधी एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है, 17-18 वर्षीय हैं, इनका नाम है ग्रेटा थनबर्ग। इनका संबंध स्वीडन देश से है। तो ग्रेटा थनबर्ग यहाँ पे अपील कर रही है कि जलवायु परिवर्तन हेतु डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार हैं जो बाइडेन, तो आप इनको वोट दीजिए और इनको जिताइए, जो कि राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार बने हुए हैं इस बार जो यूएसए में इलेक्शन होने वाले हैं। तो डेमोक्रेट पार्टी के जो बाइडेन, तो इनको सपोर्ट दे रही हैं। ग्रेटा थनबर्ग बोल रही हैं कि ये जलवायु परिवर्तन के लिए अच्छे काम करेंगे, तो आप इनको वोट दीजिए और इनको जिताइए। तो स्वीडन की है ग्रेटा थनबर्ग, जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता हैं, बहुत ही फेमस रही हैं अभी पिछले कुछ दिनों में, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि अध्यक्षात्मक प्रणाली है यूएसए के अंदर, और भारत के अंदर कौन सी प्रणाली है। भारत के अंदर जो हमारे एक प्रकार से जो पूरी की पूरी पावर है वहाँ पे, तो वो है वहाँ पे राष्ट्रपति के पास, और भारत में जो सारी की सारी पावर है वो है हमारे प्रधानमंत्री जी के पास। कारण क्या है उसका कि यहाँ पर जो प्रेसिडेंट हैं इनका डायरेक्ट इलेक्शन होता है, राइट। डायरेक्ट का मतलब जनता इनको डायरेक्टली वोट दे रही है कि आप प्रेसिडेंट बनेंगे। लेकिन भारत के अंदर हमारे यहाँ पर जो पीएम है उनको डायरेक्ट वोट मिलता है। आपको पता होगा कि एमपीज को इलेक्शन में जनता वोट देती है, फिर वो अपने पीएम को चुन लेते हैं, यानी कि जो विधायक दल का नेता है एक प्रकार से, जो सांसद दल का नेता हम बोल सकते हैं उसे, तो वो पीएम चुन लेते हैं। तो ये भी डायरेक्ट इलेक्शन हो गया हमारे पीएम का, और यहाँ पे अध्यक्ष जो हैं, प्रेसिडेंट जो हैं, उनका भी डायरेक्ट इलेक्शन होता है। इसलिए इनके पास बराबर की पावर है वहाँ के अध्यक्ष और हमारे पीएम के पास। अब भारत के अंदर जो प्रेसिडेंट है उनका जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट तरीके से होता है, इसलिए उनके पास इतनी सारी पावर नहीं है, वो केवल नाम मात्र ही अध्यक्ष हैं भारत के, मतलब इतनी शक्तियां नहीं है उनके पास।
तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है कि वहाँ पे अध्यक्षात्मक प्रणाली लागू होती है, प्रेसिडेंट के पास सारी की सारी पावर हैं, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। तो ये सीधा कारण है कि वहाँ पे प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। हमारे भी यहाँ प्रधानमंत्री के डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के इलेक्शन डायरेक्ट नहीं होते हैं। आपको पता हो ये चीज़। देखते हैं आगे। अब हम देख लेते हैं, ये मैप देख लेते हैं। तो ये स्वीडन झांसी ग्रेटर थनबर्ग की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको पता है नोबेल प्राइज भी दिए जाते हैं स्वीडन के अंदर, अभी भी नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे इसकी कैपिटल है स्टॉकहोम स्वीडन की, और ये है गल्फ ऑफ बोथनिया है, ये आपको पता होना चाहिए, फिनलैंड और स्वीडन के बीच में। ये है बाल्टिक सी, कई बार पूछा गया एग्जाम्स के अंदर। यहाँ पे है नॉर्थ सी, ये आप देख सकते हैं नॉर्वे के साउथ में, ये नॉर्वेन सी हो जाता है यहाँ पे। और ये है आइसलैंड, ये भी पूछा गया है कई बार। तो ये है स्कैंडिनेवियन कंट्री है ये, नॉर्वे और स्वीडन। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और कौन सी कंट्री शामिल है स्कैंडिनेवियन कंट्री में, ये मेरे को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो आई होप कि आप मैप के थ्रू समझ में आया हो और ये आपको स्वीडन का जो लोकेशन है। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग इस वीडियो का फायदा उठा सकें। यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।